फ्रेंड्स, आज जो मैं मूवी एक्सप्लेन करने जा रही हूँ ये एक ऐसे लड़के स्टीव रॉजर के बारे में है जो फिज़िकली बहुत वीक है और वो आर्मी ज्वाइन करके अपने मुल्क के लिए कुछ करना चाहता है। अपने मेडिकली प्रॉब्लम्स की वजह से बहुत दफ़ा रिजेक्ट होने के बाद आखिरकार वो सिलेक्ट हो ही जाता है और फिर उस पर एक सीरम का एक्सपेरिमेंट किया जाता है। वो अपनी एबिलिटीज़ को प्रूव करता है। चलिए तो चलते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। What do you expect? अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मूवी स्टार्ट होती है तो कुछ साइंसदानों को दिखाया जाता है जिनको बर्फानी चट्टानों के बीच में एक एयरक्राफ्ट मिलता है। जब वो साइंसदान उसके अंदर जाते हैं तो उन्हें कैप्टन अमेरिका का शील्ड मिलता है। फिर कहानी जाती है 1942 में, जहां एडोल्फ हिटलर का एक खास आदमी जिसका नाम जोहेन है। जोहेन एडोल्फ हिटलर के लिए हथियार बनाता है। साथ ही वो हाइड्रा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का कमांडर भी होता है। वो अपने ही लोगों के साथ चर्च जाता है और कोई खास चीज़ ढूंढता है। वो चीज़ उसे जल्दी वहाँ मिल जाती है, लेकिन वो फेक होती है। वो इस चर्च के फादर से उस चीज़ के बारे में पूछता है। चर्च का फादर उसे कहता है कि जिस चीज़ को तुम पाना चाहते हो तुम उस चीज़ को हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हारे पास ना तो इतनी पावर्स हैं कि तुम इस चीज़ की पावर्स को कंट्रोल कर सको और ना ही तुम्हारे इरादे नेक हैं और तुम उस चीज़ के लायक नहीं हो। जब जोहेन को पता चलता है कि फादर उसको कुछ नहीं बताने वाले तो वो इधर उधर देखने लगता है। जोहेन चारों तरफ देखता है, उसे एक बटन दिखता है। वो उस बटन को प्रेस कर देता है। जैसे ही वो उस बटन को प्रेस करता है एक बॉक्स बाहर निकलता है। जैसे ही वो उस बॉक्स को ओपन करता है तो उसके अंदर से नीली रोशनी निकलती है। दरअसल इसके अंदर एक टेसरेक्ट है। इसके अंदर पावर्स हैं। जॉन फादर को मारकर वो टेसरेक्ट वहाँ से लेकर निकल आता है। कहानी एक साल आगे बढ़ती है 1943 में। यहाँ एक स्टीव रॉजर्स नाम के लड़के को दिखाया जाता है जो आर्मी ज्वाइन करके अपने मुल्क के लिए कुछ करना चाहता है। क्योंकि उस वक्त चारों तरफ जंग का माहौल होता है, वो जितनी बार भी आर्मी में भर्ती होने की कोशिश करता है हमेशा रिजेक्ट कर दिया जाता है, क्योंकि उसे बहुत सारी मेडिकल प्रॉब्लम्स होती हैं। अगले दिन स्टीव अपने एक फ्रेंड बकी से मिलता है जो कि पहले से आर्मी में है। वो उसे एक एग्जीबिशन में लेकर जाता है जहां फ्यूचर की चीज़ों की नुमाइश लगी होती है। यहाँ हमें हॉवर्ड स्टार्क को भी दिखाया जाता है जो कि आयरन मैन में टोनी स्टार्क के फादर हैं। वो यहाँ अपनी कंपनी की फ्लाइंग कार सबको दिखा रहे होते हैं। वहाँ स्टीव को आर्मी में भर्ती होने की एक एडवर्टाइजमेंट दिखती है। स्टीव वहाँ चला जाता है। बकी भी उसके पीछे जाता है और उसे समझाने की कोशिश करता है कि तुम कई बार रिजेक्ट हो चुके हो, अब तुम्हें ऐसी कोशिश नहीं करनी चाहिए। इस पर स्टीव कहता है कि मैं भी अपने मुल्क के लिए कुछ करना चाहता हूँ, जैसे बाकी लोग आर्मी ज्वाइन करके कर रहे हैं। इनके पीछे एक साइंटिस्ट इब्राहिम खड़े होते हैं जो कि इनकी बातें सुन रहे होते हैं। इसके बाद स्टीव को दिखाते हैं जिसका मेडिकल हो रहा होता है आर्मी में ज्वाइनिंग के लिए। वहाँ एक नर्स आती है और वो डॉक्टर को सब बता देती है। स्टीव पहले भी कई बार आर्मी के लिए ट्राई कर चुका है लेकिन वो फेल हो गया था। ये सुनकर डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। अब स्टीव समझ चुका था कि वो एक बार फिर रिजेक्ट हो गया है, लेकिन यहाँ पर वो साइंटिस्ट इब्राहिम आ जाते हैं जिन्होंने उनकी सारी बातें सुन ली थी और स्टीव को बताते हैं कि मैं आर्मी के साइंस प्रोजेक्ट पर काम करता हूँ। फिर वो पूछता है कि क्या तुम नाजी लोगों को मारना चाहते हो, जिस पर स्टीव कहता है कि मैं अपने मुल्क की सलामती के लिए काम करना चाहता हूँ, दादागिरी नहीं करना चाहता। स्टीव यहाँ कुछ झूठ भी बोलता है अपने बारे में। इब्राहिम साइंटिस्ट स्टीव को कहते हैं कि अगर तुम अपने बारे में सब सच बताओगे तो हो सकता है मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं। इस पर स्टीव कहता है कि मेरा ताल्लुक ब्रुकलिन से है और मैं 5 बार आर्मी से रिजेक्ट हो चुका हूं। अब साइंटिस्ट इब्राहिम उसे मेडिकल में पास कर देते हैं। अब वो एक सोल्जर बन चुका है। अब हमें दिखाया जाता है कि ट्रेनिंग चल रही होती है। ट्रेनिंग में स्टीव अपने हेल्थ इश्यूज की वजह से हर एक्टिविटी में पीछे रह जाता है। फिर हमें सोल्जर्स को रनिंग करता हुआ दिखाया जाता है। अब आधे रास्ते में आकर ट्रेनर सब सोल्जर्स को कहता है कि जो बंदा इस झंडे को निकाल सकता है वो वापस गाड़ी में जाएगा। सब सोल्जर्स उस झंडे को निकालने की कोशिश करते हैं लेकिन कोई भी कामयाब नहीं होता। फिर वहाँ स्टीव उस झंडे को ही गिरा देता है और झंडा निकालकर गाड़ी में बैठ जाता है। अब अगले दिन यहाँ ट्रेनिंग चल रही होती है। यहाँ डॉक्टर इब्राहिम आते हैं जो कर्नल को बताते हैं कि मैं सुपर सोल्जर प्रोग्राम के लिए स्टीव को चुनना चाहता हूँ। ये सुनकर वो पूरी तरह शॉक्ड हो जाते हैं और कहते हैं कि अगर हमने इसके हाथ में एक सुई भी चुभाई तो सुई आर पार हो जाएगी, यानी कि ये सबसे ज्यादा कमजोर है इस काम के लिए। मेरे पास एक जवान है जिसके अंदर बहुत सारी खूबियां हैं। डॉक्टर इब्राहिम कहते हैं कि मुझे ऐसी खूबियां चाहिए जो सिर्फ जिस्मानी ना हो। इसके बाद कर्नल एक ग्रेनेड उठाते हैं और सोल्जर के बीच में फेंक देते हैं जिससे सारे सोल्जर इधर उधर हो जाते हैं। तभी स्टीव उस ग्रेनेड के ऊपर लेट जाता है और अपने सब साथियों को दूर हटने का बोलता है और सबको बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाल देता है।
उधर उस सोल्जर को भी दिखाया जाता है जिसे कर्नल प्रोग्राम के लिए चुनना चाहते थे। वो एक गाड़ी के पीछे छुपा होता है। अब सबको कहीं न कहीं लगता है कि स्टीव ही इस प्रोग्राम के लिए ठीक रहेगा। दूसरी तरफ जोहेन को दिखाया जाता है जो कि एक एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है। उसने एक मशीन बनाई है जिसके साथ टेसीरेक्ट को जोड़ा जाता है। टेसीरेक्ट उस मशीन में बहुत सारी एनर्जी को स्टोर कर देता है। ये देखकर जोहेन खुश हो जाता है। वो कहता है कि इस एनर्जी से हम अपने जहाज़ों को कई दिन तक एनर्जी दे सकते हैं। अब जंग का नक्शा पूरी तरह बदल जाएगा। दूसरी तरफ पैगी कार्टर जो कि स्टीव की सीनियर है उसे ब्रुकलिन ले जाती है, जहाँ पर डॉक्टर इब्राहिम है, जहाँ पर सुपर सोल्जर प्रोग्राम अब शुरू होने वाला है। यहाँ पर हॉवर्ड स्टार्क भी होते हैं जिन्होंने इस एक्सपेरिमेंट के लिए मशीन बनाई होती है। स्टीव की बॉडी में सीरम डाला जाता है। इसके बाद उसे हॉवर्ड स्टार्क की मशीन में डाला जाता है। स्टीव की बॉडी पर वीटा रेस छोड़ी जाती है। आहिस्ता आहिस्ता परसेंटेज को बढ़ाया जाता है। जब 70% पर पहुंच जाती है तो मशीन से चिंगारी निकलने लगती है। तभी डॉक्टर इब्राहिम मशीन को बंद करने का कहते हैं, लेकिन अंदर से स्टीव की आवाज़ आती है कि मशीन को बंद मत करो, मैं इसे सह सकता हूँ। फिर उसके बाद हॉवर्ड स्टार्क मशीन को 100% पर ले जाते हैं। कुछ देर बाद मशीन अपने आप ही बंद हो जाती है और जब इस चैम्बर को खोला जाता है जिसके अंदर स्टीव था, तो हम देखते हैं कि वो बिल्कुल बदल चुका है। पहले वो एक दुबला पतला लड़का था, लेकिन अब वो बहुत पावरफुल और हेल्दी दिख रहा था। यानी कि इनका सीरम का एक्सपेरिमेंट जो कि सुपर सोल्जर बनाने का था वो पूरी तरह कामयाब हो गया था। फिर यहाँ जो है इनका एक आदमी ब्लास्ट करके सीरम की आखिरी ट्यूब भी निकाल लेता है और साथ ही वो आदमी डॉक्टर इब्राहिम को गोली भी मार देता है। स्टीव के सामने ही डॉक्टर इब्राहिम की मौत हो जाती है। इसके बाद स्टीव उसका पीछा करता है। जहां पहले स्टीव को भागने में तकलीफ होती थी, अब वो गाड़ी से भी ज्यादा तेज भागता है और उस आदमी तक पहुंचकर उससे सीरम की आखिरी ट्यूब जो उसके हाथ में होती है वो लेने की कोशिश करता है, लेकिन वो टूट जाती है। स्टीव उस आदमी को पकड़कर उससे इन्वेस्टिगेशन करने की कोशिश करता है, लेकिन वो साइनाइड खा लेता है और मरने से पहले कहता है जे हाइड्रा। हाइड्रा टेररिस्ट का वो ग्रुप है जिसका कमांडर जोहेन है। वहाँ जोहेन को दिखाया जाता है जिसने टेसरेक्ट की मदद से बहुत ही खतरनाक हथियार बना लिए हैं और यहाँ पर वो हिटलर के कुछ खास आदमियों को मार देता है क्योंकि वो खुद हाइड्रा का लीडर बनना चाहता है। वहीं दूसरी तरफ स्टीव को दिखाया जाता है जिसके ब्लड सैंपल लिए जा रहे होते हैं क्योंकि सीरम की आखिरी बोतल भी टूट चुकी है। इनके पास सीरम का कोई भी सैंपल नहीं है और साथ ही डॉक्टर इब्राहिम भी मारे जा चुके हैं। पैगी कार्टर स्टीव से कहती है कि डॉक्टर इब्राहिम के बगैर सीरम बनाने में कई साल लग जाएंगे। वहीं हॉवर्ड स्टार्क को दिखाया जाता है जो कर्नल और सीनियर्स को बताता है कि उसे नहीं पता कि ये सीरम, ये मशीन किस तरह से इंसान के ऊपर काम करती है, यानी कि अब ये और सुपर सोल्जर नहीं बना सकती। इनके पास पहला और आखिरी सुपर सोल्जर रॉजर स्टीव ही है। स्टीव ने जिस तरह भागकर पब्लिक में जोहेन के आदमी को पकड़ा होता है, इससे वो बहुत फेमस हो गया था। उसकी न्यूज़पेपर में फोटो छपी होती है, इसलिए उसका सीनियर उसे कहता है कि अगर तुम जंग में अपने सिपाहियों और अपने मुल्क की खिदमत करना चाहते हो तो उसका एक तरीका है। अब हमें दिखाया जाता है कि स्टीव रॉजर्स को कैप्टन अमेरिका की ड्रेस पहनाकर उसे अलग अलग शहरों की शोज में भेजा जाता है, जहां वो पब्लिक से अपील करता है कि वो वॉर बॉन्ड्स खरीदे ताकि गवर्नमेंट के पास पैसा आए और जिस पैसे से वो असला और बारूद खरीद सके। लेकिन स्टीव को ये काम बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। स्टीव को एक दूसरी जगह शो करने भेजा जाता है जहाँ एक बटालियन होती है। वो सब स्टीव का बहुत मजाक उड़ाते हैं क्योंकि वो एक नौटंकी के अलावा कुछ भी नहीं है। ये सब देखकर स्टीव को बहुत दुख होता है क्योंकि वो एक सोल्जर बनना चाहता था। शो के बाद स्टीव के पास पैगी कार्टर आती है जो कि स्टीव को बताती है कि उसका दोस्त बकी जिस बटालियन में था उस पर हाइड्रा ऑर्गेनाइजेशन को अटैक करने के लिए भेजा, लेकिन बटालियन में सब मारे जाते हैं और जो लोग बच गए थे उन्हें हाइड्रा ने बांदी बना लिया था। स्टीव अपने सीनियर के पास जाता है। उसका सीनियर कहता है कि हम उस जगह पर हमला नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ दुश्मनों की बहुत गहरी किलाबंदी है। अगर हमने अपने सिपाहियों को वहाँ भेजा तो हम अपने बहुत से सिपाहियों को खो देंगे। लेकिन स्टीव अपने दोस्त बकी को बचाना चाहता है। वो पैगी कार्टर की मदद से प्लेन से उस जगह की तरफ निकल पड़ते हैं। वो प्लेन से कूदकर वहाँ पहुँच जाता है। ये हाइड्रा की एक लैब होती है जहाँ पर बहुत ही जदीद किस्म के हथियार होते हैं जो कि सब टेसरेक्ट की एनर्जी से चलते हैं। कैप्टन अमेरिका अपने सभी साथियों को छुड़ा देता है। वो सबको वहां से निकलने का कहता है और वो खुद अपने दोस्त बकी को ढूंढने के लिए निकल जाता है। बकी उसे अंदर मिलता है जहां उसकी बॉडी पर एक्सपेरिमेंट किए जा रहे होते हैं। वो बकी को अपने साथ लेकर बाहर निकलने लगता है, लेकिन तभी उसके सामने जोहेन आ जाता है। वो अपने चेहरे से अपना मास्क उतारता है और जब वो अपना मास्क उतारता है तो उसका चेहरा लाल रंग की हड्डी का ढांचा होता है और उसका नाम रेड स्कल होता है। यहाँ हमें पता चलता है कि जब जोहेन डॉक्टर इब्राहिम के साथ काम किया करता था और उनका सीरम पूरी तरह से तैयार नहीं हुआ था तो उसने यानी जोहेन ने उस सीरम को अपनी बॉडी में इंजेक्ट कर लिया था, जिससे उसके अंदर पावर्स तो आ गई थी लेकिन उसके साइड इफेक्ट्स भी हुए थे, जैसे कि उसका चेहरा पूरी तरह से बिगड़ गया था। अब उसका चेहरा एक लाल हड्डी का ढांचा है जिस वजह से उसका नाम रेड स्कल पड़ गया।
यहाँ स्टीव अपने फ्रेंड बकी के साथ बाहर आ जाता है, यानी वो उसे वहाँ से छुड़ा लेता है और अपने साथियों को, जो सोल्जर्स भी हैं उसने वहाँ से छुड़ाए होते हैं, उन सबको लेकर एक कैंप में आता है, जहाँ कर्नल उसके इस काम से बहुत खुश हो जाता है। दरअसल कर्नल स्टीव पर इतना ट्रस्ट नहीं करते थे, लेकिन उसके इस काम के बाद कर्नल को स्टीव पर पूरा भरोसा हो गया था। फिर स्टीव पैगी कार्टर को बताता है कि जब मैं हाइड्रा के अड्डे पर गया तो वहाँ नक्शे में कुछ निशान देखे थे, और स्टीव कहता है कि मुझे पूरा यकीन है कि ये वही जगह है जहाँ वो लोग हाइड्रा से हथियार बनाते हैं। मैं उन पर हमला करना चाहता हूँ। स्टीव कर्नल के पास जाता है और कहता है कि मैंने हाइड्रा बेस पर दोबारा जाना चाहता हूँ। इसके बाद हॉवर्ड स्टार्क के पास जाता है। हॉवर्ड स्टार्क बताता है कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ न्यू शीट्स बनाई हैं, लेकिन वहाँ कैप्टन अमेरिका को एक दूसरी शीट दिखती है। जब वो इस शीट के बारे में पूछता है तो हॉवर्ड बताता है कि ये बहुत ही कीमती धातु से बनी है, जिसका नाम वाइब्रेनियम है। हॉवर्ड बताता है कि ये ज़मीन पर बहुत कम पाई जाती है, जितनी तुम्हारे हाथ में है यही पूरी दुनिया में पाई जाती है। ये वाइब्रेनियम स्टीव की ढाल बन जाती है। अब स्टीव यानी कैप्टन अमेरिका अपने साथियों के साथ अपने मिशन पर जाता है। वो हाइड्रा के कई अड्डों को तबाह कर देता है। अब यहाँ हमें पता चलता है कि कैप्टन अमेरिका और पैगी कार्टर एक दूसरे को पसंद करते हैं। अब कैप्टन अमेरिका अपने साथियों के साथ एक खास जगह, एक खास मिशन के लिए जाता है। दरअसल वो रेड स्कल यानी जॉन के बायोकेमिस्ट को, जिसका नाम डॉक्टर जोला है, उसे पकड़ने जाता है। वो ट्रेन से कहीं जा रहा होता है। कैप्टन अमेरिका अपने सब साथियों के साथ ट्रेन में इंटर कर जाता है। वो डॉक्टर जोला को पकड़ लेता है, लेकिन कैप्टन अमेरिका का दोस्त बकी ट्रेन के बाहर ही फंस जाता है। कैप्टन अमेरिका अपने दोस्त को बचाने की कोशिश भी करता है, लेकिन जिस हैंडल को पकड़कर वो लटका होता है वो टूट जाता है और बकी एक गहरी खाई में जाकर गिरता है। अब डॉक्टर जोला, जिसको पकड़ लिया गया है, वो बताता है कि रेड स्कल अनकरीब पूरी दुनिया पर बॉम्ब गिराने वाला है, जिससे लगभग पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी। कैप्टन अमेरिका अपने साथियों के साथ हाइड्रा के उस अड्डे पर पहुंच जाता है जहां रेड स्कल होता है। वहां बहुत ही खतरनाक हथियार होते हैं। रेड स्कल यहां से टेसेरेक्ट और बहुत ही खतरनाक हथियारों को लेकर एक प्लेन से निकल जाता है, और तभी कैप्टन अमेरिका पैगी कार्टर की मदद से उस प्लेन तक पहुंच जाता है। और अब रेड स्कल और कैप्टन अमेरिका के बीच बहुत ही खतरनाक लड़ाई होती है। इसी लड़ाई के बीच कैप्टन अमेरिका अपनी शील्ड रेड स्कल की तरफ फेंकता है। वो शील्ड उस मशीन से टकराता है जिसके अंदर टेसेरेक्ट होता है। टेसेरेक्ट बाहर आ जाता है। रेड स्कल टेसेरेक्ट को पकड़ लेता है, लेकिन वो इसकी एनर्जी को बर्दाश्त नहीं कर पाता। टेसेरेक्ट की पावर से, उसकी एनर्जी से स्पेस में एक वार्म होल खुल जाता है, जिसके अंदर रेड स्कल समा जाता है। टेसेरेक्ट वहीं प्लेन में गिर जाता है, लेकिन उसकी पावर इतनी ज्यादा होती है कि वो प्लेन की धातु को गलाकर जमीन के नीचे चला जाता है। वहीं कैप्टन अमेरिका प्लेन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो समझ जाता है कि इसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता। वो पैगी कार्टर को रेडियो पर बताता है कि ये प्लेन न्यूयॉर्क की तरफ बढ़ रहा है और अगर मुझे लोगों को बचाना है तो मुझे इसे क्रैश करना होगा। पैगी उसे ऐसा करने से मना करती है क्योंकि वो उसे प्यार करती है, और कैप्टन अमेरिका अपने मुल्क के लोगों की जान बचाने के लिए अपनी जान की कुर्बानी दे देता है। वो आर्कटिक में उस प्लेन को क्रैश कर देता है और कुछ सेकंड्स में ही वो सारा प्लेन बर्फ के अंदर समा जाता है। वहीं हॉवर्ड स्टार्क को टेसेरेक्ट मिल जाता है, लेकिन कैप्टन अमेरिका का कुछ पता नहीं चलता। इसके बाद जर्मनी की हार हो जाती है और वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो जाता है। कहानी अब वापस प्रेजेंट में आती है, जहां कैप्टन अमेरिका की आंख हॉस्पिटल में खुलती है। उसके पास एक नर्स आती है। कैप्टन अमेरिका उससे पूछता है कि मैं कहाँ हूँ। वो नर्स कहती है कि तुम न्यूयॉर्क के एक हॉस्पिटल में हो। कैप्टन अमेरिका को उस पर शक होता है क्योंकि रेडियो पर जिस मैच की कमेंट्री चल रही होती है वो 1941 में हुआ था, और कैप्टन अमेरिका का जो एक्सीडेंट हुआ था वो 1945 में हुआ था। कैप्टन अमेरिका वहां से भाग जाता है और जब वो न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर में आता है तो वो देखता है कि दुनिया पूरी तरह से बदली हुई है। अगले ही पल उसके पास निक फ्यूरी आता है और वो उसे बताता है कि तुम्हारा प्लेन 70 साल पहले क्रैश हुआ था। 70 साल से तुम बर्फ के नीचे दबे हुए थे, लेकिन फिर भी तुम जिंदा रहे। हम आहिस्ता आहिस्ता तुम्हें सब बताने वाले थे, लेकिन तुम्हारा दिमाग बहुत तेज है, तुमने सब कुछ खुद ही पता लगा लिया। पोस्ट क्रेडिट सीन में निक फ्यूरी को दिखाया जाता है, जो कि कैप्टन अमेरिका को आकर कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक खास मिशन है, और इसके साथ ही ये मूवी एंड हो जाती है।